हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान आपका विषय है उसकी एक पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति भाग फर्स्ट। भाग एक जो है उसकी पुस्तक का पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। इसके पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं, पाठ के अंत में जो प्रश्न है उनके प्रश्नों के उत्तर मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको अन्य विषयों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चार ऑप्शन जो आपके सामने इसमें दिए हुए हैं उसमें सही उत्तर है घ। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही उत्तर है ग, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। अगला प्रश्न है, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन बताए गए हैं, सही और गलत कथन पर चिन्ह लगाने हैं। तो सबसे पहला कथन है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। यह कथन है सही, तो सही का निशान लगा सकते हो या सही लिख सकते हो इसमें। अगला है, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन देना था। यह भी कथन है सही। अगला है, जब कोई राष्ट्र किसी एक देश पर आक्रमण करता था सभी सदस्य देशों में आक्रमण समझा जाता था। ये भी सही। और चौथा जो है ये ऑप्शन, ये जो है महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। ये है गलत। तो कथन सही 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 और अंतिम कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न, नीचे कुछ देशों की सूची दी हुई है, वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा हुआ था ये बताना है। ये इसमें पोलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया और श्रीलंका दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो पोलैंड है वो था साम्यवादी गुट से। साम्यवादी गुट है सोवियत संघ का था। फ्रांस है वो था पूंजीवादी गुट से। जापान है वो था पूंजीवादी गुट से। नाइजीरिया है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं था। उत्तरी कोरिया है वो साम्यवादी गुट से। श्रीलंका है वो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों प्रक्रियाएं पैदा हुई। इसके प्रमुख कारण थे। क्या कारण थे। पहला कारण है, शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई थी। दोनों में कंपटीशन है वो समाप्त नहीं हुआ था। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। दूसरा है, दोनों ही गुटों द्वारा हथियारों के एक बड़े जखीरे को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी माना जा रहा था। अब इसमें नियंत्रण की प्रक्रिया पैदा होने के कारण जो है वो बताते हैं। उसमें पहला है, दोनों गुट यह अनुभव करते थे कि यदि दोनों गुटों में आमने सामने युद्ध होता है तो दोनों गुटों को हानि होगी और दोनों में से कोई भी विजेता नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोनों के पास में परमाणु हथियार है वो अच्छी मात्रा में मौजूद थे। दूसरा है, दोनों देश लगातार यह समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है और इसका परिणाम है भयानक होगा। तो इस कारण से समय रहते इन दोनों ने अस्त्र शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा समाप्त करने की दृष्टि से कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने के लिए संधि वगैरह की थी। इसके बाद में है समझौते वगैरह किए थे। अगला है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। 3 कारण बताइए। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी आया हुआ है अभी पीछे 2022 में अप्रैल 2022 में जो पेपर हुआ था उस अप्रैल में पेपर में ये प्रश्न आया भी था बोर्ड परीक्षा में। तो इसमें 3 कारण क्या है। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ निम्न कारणों से सैन्य गठबंधन रखती थी। पहला है, महत्वपूर्ण संसाधन तथा भू क्षेत्र हासिल करना। महाशक्तियाँ महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल, खनिज और आदि पर अपने नियंत्रण बनाने और देशों के भू क्षेत्रों से अपने हथियार और सेना का संचालन करने की दृष्टि से छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन है वो रखती थी। दूसरा है, सैनिक ठिकाने। महाशक्तियाँ इन देशों में अपने सैनिक अड्डे बना करके दुश्मन के देश की जासूसी भी करती थी। अगला है, आर्थिक मदद। छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले देशों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव है कुछ कम पड़ता था। अगला प्रश्न है, कभी कभी ये कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इस विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत है। समर्थन में एक उदाहरण भी देना है आपको। तो जहाँ तक कि हमारा सवाल है भाई, हम इस कथन से सहमत नहीं है। शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। इसका कारण यह है कि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गुटों में विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव था।
जैसे पूंजीवादी गुट में पूंजीवादी विचारधारा के लगभग सभी देश है वो अमेरिका के गुट में शामिल थे, जबकि साम्यवादी विचारधारा वाले देश है वो सोवियत गुट में शामिल थे। विपरीत विचारधारा वाले देशों में निरंतर आशंका, संदेह, भय व्याप्त था। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, एक विचारधारा का पतन हो गया, तो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया था? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति है वो युद्ध के दौरान जो है वो गुटनिरपेक्षता की रही थी। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो पहला विशेषता है इसके अंतर्गत भारत ने स्वयं को सजग और सचेत रूप में महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप भी किया। दूसरा है, भारत ने दोनों गुटों के बीच विद्यमान मतभेदों को दूर करने की कोशिश की तथा मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। तीसरा है, भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौरान प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने के लिए और मध्यस्थता के लिए वो हुआ। अगला है, शीत युद्ध काल में भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नए स्वतंत्र देश थे उनको महाशक्तियों के खेमे में जानने का पुरजोर विरोध भी किया। पांचवा है, भारत ने उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखा जो सोवियत संघ और अमेरिका के खेमे से नहीं जुड़े हुए थे। अब है गुटनिरपेक्षता की नीति और भारतीय हित। तो हम कहेंगे हाँ, गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। एक तो ऐसा कि इस नीति के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सकता था जिससे भारत का हित है वो सधता था। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगला 9वां प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो तीसरी दुनिया के देशों के लिए प्रस्तुत तीसरा विकल्प किस प्रकार से था? तो हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। ये था इन दोनों गुटों से अलग रहने का विकल्प। यह पृथकतावाद नहीं था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रियता से युक्त आंदोलन है। ये है, यूँ नहीं है कि अलग ही रहना। शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपने सदस्य देशों के विकास में क्या भूमिका रही? तो पहला है, इसमें शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती थी आर्थिक रूप से खुद का और विकास करने की और जनता को गरीबी से उबारने की, जिसमें इसने अच्छा योगदान दिया है। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ और अंकटाड में 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार विकास से संबंधित सम्मेलन की वैश्विक रिपोर्ट में जिन बातों पर बल दिया गया था वो ये थी। एक तो थी अल्प विकसित देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा और उनका दोहन है पश्चिम के विकसित देश जो पहले करते थे उन पर उनका खुद का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा है, अल्प विकसित देशों की पहुंच है वो पश्चिमी देशों के बाज़ारों तक हो जाएगी। वो अब पश्चिमी देशों में भी अपना सामान बेच सकेंगे और गरीब देशों के लिए अच्छा व्यापार लाभदायक होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत है वो भी कम हो जाएगी और अल्प विकसित देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में है भूमिका बढ़ जाएगी। तो इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह है एक तरह से बन गया। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों को आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद में 10वां प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? तर्क प्रस्तुत करें। अब वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता ये बताते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति है वो शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी और जब 1990 के दशक के बाद में जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो 1991 में आप देखते हो कि शीत युद्ध का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध का अंत हो गया। तो इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता है वो कुछ कम हुई है, उसकी प्रभाव है वो कुछ कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से पूर्ण रूप से अप्रासंगिक नहीं हुआ है। इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। किस प्रकार से कि गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि वे देश एक साथ आएँ एक सशक्त ताकत है वो बन सकते हैं। अगला है, कोई भी देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष के कारण है वो अपना सकता है। तीसरा, यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटान के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकधर्मी बनाने के संकल्प पर टिका हुआ है। शीत युद्ध के बाद भी सदस्य देशों की लगातार बढ़ती संख्या इनकी वर्तमान प्रासंगिकता को प्रमाणित
करती है। चौथा पॉइंट है नवोदित राष्ट्रों का आर्थिक और राजनीतिक विकास भी परस्पर सहयोग पर निर्भर है। अगला है वर्तमान महाशक्ति अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए भी निर्गुट राष्ट्रों का आपसी सहयोग और भी अधिक आवश्यक है। इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच की महती आवश्यकता है। छठा और अंतिम पॉइंट है यह नीति आज भी गुटनिरपेक्ष देशों की सुरक्षा, सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।